नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास पर। दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर एक दूसरा टॉपिक अपलोड करने जा रहा हूं और जो संबंध है उत्तराखंड से। और जो लोग उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए और जानेंगे उत्तराखंड के बारे में और उत्तराखंड के एक इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था और मुझे लगा कि आप लोगों को पसंद आया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब जितने भी मैं वीडियो इस क्लास पे बनाऊं या अपने क्लास के साथ साथ मैं जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी टॉपिक से समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और आपको इजीली आप तक पहुंच जाए वो टॉपिक, और जिससे आपको फायदा मिले। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप तक पहुंचाने का। तो चलो चलते हैं उत्तराखंड की ओर। तो हम आज बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड के नदियों के बारे में। बेसिकली उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि एक स्वर्ग है, ठीक। और उत्तराखंड को स्वर्ग बनाती है यहाँ की नदियाँ, पहाड़, खेत खलिहान और यहाँ के जो जंगल है, ठीक है। तो यही सारी चीजें, और इनमें से एक चीज जो है नदी। नदी के बारे में हम आज पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे आज से नदी तंत्र के बारे में। तो उत्तराखंड में 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। जो नदी तंत्र है उत्तराखंड में 3 है, 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है? एक तो है यमुना नदी तंत्र और दूसरा है गंगा नदी तंत्र और थर्ड है काली नदी तंत्र। तो बेसिकली नदी तंत्र को यहां पे 3 भागों में विभक्त कर रखा है उत्तराखंड में। नंबर 1 है यमुना नदी तंत्र, देन सेकंड है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है काली नदी तंत्र, ठीक है। जो नदी तंत्र है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में कि उत्तराखंड में नदी तंत्र कितने हैं, तो वहां पे जवाब होगा आपका 3। और वो कौन कौन से हैं? यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। अब ये तंत्र की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारी उपतंत्र, मतलब इनकी सहायक नदियां मिली हुई है, मतलब बहुत सारे सहायक नदियों से ये नदियों को जल मिलता है और इसी के कारण ये क्या कहते हैं, नदियां बहुत बड़ी नदियां मानी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। यमुना नदी तंत्र, ये 2 नदी तंत्र तो हमारे गढ़वाल क्षेत्र में है और ये कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक। बेसिकली ये कुमाऊं के थोड़ा दूर में और लास्ट में ये शारदा नदी, शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो ये अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और शॉर्ट जो भी उनकी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा आसानी से एकदम। अगर लंबा वीडियो होगा, लंबा सेशन होगा तो हमें भी काफी बोरियत हो सकती है, ठीक है। तो आओ चलते हैं, यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारे वहां पे 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र, ठीक है। और गंगा और यमुना गढ़वाल में है और कुमाऊं में काली नदी तंत्र। और इस यमुना नदी तंत्र के, इस गंगा नदी तंत्र के हम बाद में क्या क्या पढ़ेंगे, इसके उपतंत्र भी हैं, ठीक। इसकी बात आगे भागीरथी, ये उपतंत्र हो गए, ये उपतंत्र हो गए, ठीक है। मतलब गंगा नदी में जितने भी सहायक नदियां हैं और उन नदियों के सहायक नदियां, ठीक। भागीरथी होगी, एक तो नयार नदी होगी, एक आपकी होगी अलकनंदा नदी होगी, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। और यमुना की बात हम जब करते हैं, यमुना की बात जब हम करते हैं, टोंस नदी। बेसिकली जो मुख्य नदी है यमुना का सहायक वो टोंस नदी है और टोंस नदी यमुना से 2.5 गुना पानी लेके आती है, ठीक है। यमुना से 2.5 गुना पानी लेके आती है। तो चले चलते हैं, अब एक एक करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो,
ठीक है, या विभिन्न स्तरीय एग्जाम हो वहां पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आशा करता हूँ इसी चैप्टर जो टॉपिक में पढ़ा हुआ इनमें से ही आएगा। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट जाहिर सी बात है क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं। अब बात करते हैं यमुना के बारे में। यमुना के बारे में, ठीक है, यमुना नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यमुना क्या है, ये नाम कैसे पड़ा यमुना। ठीक, अब जैसे हमको पुराणों में भी मिलता है, जैसे महाभारत में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, यमुना, यमी भी कहते हैं इसको। यमी का मतलब होता है यम की बहन यमी, ठीक है, जो सूर्य की जो पुत्री है यमुना, इसको पुराणों में कालिंदी भी कहते हैं। कालिंदी या कालिंदजा, कालिंदजा, ठीक है, कालिंदी और कालिंदजा और यमी भी कहते हैं। यमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यम की बहन है, यम की भगनी है, इसलिए इसको यमी कहा गया है। और देखो कालिंद जो शब्द है सूर्य से संबंधित है। हमारे महाभारत में भी इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं और ऋग्वेद अथर्ववेद में भी मिलते हैं कालिंदी के बारे में। वह कालिंदी नदी नाम इसलिए दिया गया है, बेसिकली सूर्य से संबंधित तो है ही है। जो बंदरपूछ पर्वत है, श्रीखंड पर्वत है, यमुनोत्री है, इनका पूरा एक रूप को, इस पर्वत श्रेणी को या फिर उस पर्वत क्षेत्र को कालिंद पर्वत कहते थे पुराणों में। इसीलिए जब वहां से नदी निकलती है तो कालिंदी नदी के नाम से पुकारा जाता है। और बेसिकली हम ये भी कनेक्ट कर सकते हैं कि कालिंदी जो है सूर्य से संबंधित है, सूर्य की पुत्री, और कालिंद सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य की पुत्री कालिंदी होगी या कालिंदजा होगी, ठीक है। और यमुना जो है यम की बहन, ठीक है, यम की भगनी जो बहन है यमुनोत्री। अब बेसिकली हम कहते हैं यमुना जो है, यमुना नदी तंत्र, यमुना जो नदी है बंदरपूछ एक जगह पड़ती है, ठीक है, बंदरपूछ पहाड़ी के या पर्वत के दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर, बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। उस यमुनोत्री ग्लेशियर का एक जगह स्थान है, उस यमुनोत्री ग्लेशियर का जहां से निकलती उस जगह का नाम है, ठीक है, यमुनोत्री कांठा। इस जगह से इस नदी का उद्गम होता है। बंदरपूछ पर्वत पे दक्षिण पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर है या फिर यमुनोत्री हिमनद कह सकते हैं, और वहीं पे एक जगह पड़ती है यमुनोत्री कांठा। उसी जगह से यमुनोत्री नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री नदी का उद्गम होता है। हालांकि बहुत जगह ये भी सुनने को मिलता है या ये भी देखने को मिलता है कि यमुनोत्री नदी का जो उद्गम स्थान है वो सप्त ऋषिकुंड कहते हैं, बट लेकिन जो एग्जैक्टली जितने भी एग्जाम्स हैं, पीसीएस हो या फिर यूपीएसएससी, उन्होंने इसी को प्रमाण माना है या इतिहासकारों ने भी इसी को एक प्रमाणिक माना है, ठीक। और क्योंकि हमें बहुत जगह देखने को मिलता है कि सप्त ऋषिकुंड से भी इसका संबंध है, ठीक। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। बंदरपूछ, ठीक, बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर जो यमुनोत्री हिमनद ग्लेशियर स्थित है, वहां पे एक यमुनोत्री कांठा जगह है, वहां से यमुनोत्री नदी का उद्गम होता है, ठीक। तो यहां आगे आपको समझ लो, अब इससे आगे चलते हैं। अब यहां से उद्गम होने के बाद, यहां से जो यमुनोत्री है उद्गम, यहां से इसका उद्गम स्रोत है, उद्गम के बाद जो आगे जाती है तो एक मंदिर पड़ता है यमुनोत्री, यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। यमुनोत्री जिस मंदिर जो है, धाम जिसको हम कहते हैं, या यमुनोत्री टेम्पल मंदिर जिसको हम कहते हैं,
जिसका निर्माण किया था पवार शाह गढ़वाल के प्रताप शाह ने, ठीक है, जिस मंदिर का निर्माण किया था प्रताप शाह ने। और बाद में ये मंदिर 19वीं शताब्दी के आसपास अर्थक्वेक मतलब भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और फिर इसका जीर्णोद्धार जयपुर की रानी गुलेरिया ने किया। जयपुर की रानी गुलेरिया ने किया। जीर्णोद्धार की बात हम कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम है और ये भी कहा जाता है, जो हम क्या कहते हैं पुराणों में या इतिहास में ये भी सुनने को मिलता है कि सबसे पहले यमुनोत्री जो टेंपल है वहां पे एक आसित ऋषि हुआ करते थे। आसित ऋषि हुआ करते थे और कहते हैं कि इन्हीं ने सबसे पहले यमुना नदी की खोज करी। इसीलिए कहीं कहीं पे हमको यमुना का नाम आसित या आसित नदी भी देखने को मिलता है, क्योंकि आसित ऋषि का यहाँ पे क्या था, ठीक है, डेरा था या आसित ऋषि यहाँ पे रुके हुए थे। और क्या कहते हैं उन्होंने सबसे पहले यमुना नदी की खोज करी, इसीलिए उस नदी का नाम भी आसित नदी देखने को मिलता है हमें बहुत जगह पुराणों में या महाभारत में, ठीक है। तो यहां से अब आगे को चलते हैं, ठीक। अब नदी के बारे में पूरा ब्रीफली जानते हैं। एक बात मैं और भूल गया, जो यमुना टेंपल है, जो यमुना मंदिर है, वहां पे एक सूर्य कुंड भी है। सूर्य कुंड जो गर्म कुंड है, सूर्य से अनुमान लगा लो आपकी गर्म होगा, गर्म कुंड है, ठीक है। जो गर्म कुंड है वहां पे क्या करते हैं लोग, उस मंदिर के आसपास लोग अक्सर वहां पे आलू वगैरह, चावल वगैरह कुछ पोटली में डालते हैं और उस तालाब में रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद वो पक जाते हैं और उसको लोग प्रसाद के रूप में धारण करते हैं और प्रसाद के रूप में अपने घर वगैरह ले जाते हैं, ठीक है। तो ये टेंपल मैंने बता दिया कि किसने बनाया और किसने जीर्णोद्धार किया। और जो क्या कहते हैं ये टेंपल है, जो मंदिर है, ये बैसाख या बैसाख के अक्षय तृतीया को खुलता है। हर वर्ष बैसाख के अक्षय तृतीया को खुलता है और दिवाली के बाद यम द्वितीया को बंद होता है। दिवाली के बाद यम द्वितीया को बंद होता है और जब बंद होता है तो इसका शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव उत्तरकाशी में है। इसका शीत प्रवास खरसाली गांव उत्तरकाशी में है। और यमुनोत्री मंदिर में जितने भी पुजारी हैं वो खरसाली गांव के ही पंडित हैं। यमुना मंदिर में जितने भी पुजारी होते हैं वो खरसाली गांव के पंडित होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो अब आगे चलते हैं। जब यमुना यमुनोत्री से निकली, जब आगे बढ़ी, ठीक है, आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते बढ़ते हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए आगे को चलती है। और ठीक यहां से एक टोंस नदी आती है, ठीक, जो कालसी में यमुना नदी से मिलती है। टोंस एक अपने आप में पूर्ण नदी नहीं है, क्योंकि टोंस नदी दो नदियों के मिलने से बना है, ठीक है, वो है रुपिन और सुपिन। अब जो टोंस है, अब यहीं पे देखो एक ग्लेशियर है, बंदरपूंछ के ही ग्लेशियर से बंदरपूंछ ग्लेशियर के स्वर्गारोहणी से सुपिन नदी जो उत्तरकाशी होते हुए आती है, ठीक है, और हिमाचल के डोडराक्वार नामक स्थान से रुपिन नदी निकलती है और ये आगे
एक जगह पे मिलती है, उस जगह का नेटवार, नेटवार नाम है, उस जगह का नाम नेटवार। ठीक है, देखो टोंस नदी बाद में कहते हैं उसको, पहले तो रुपिन और सुपिन है, रुपिन और सुपिन नदियों के संगम से टोंस नदी का निर्माण हुआ है। ठीक है, भले ही उसको उसके बाद तमसा नदी कहते हैं, जब रुपिन और सुपिन मिलते हैं कुछ दूरी तक इस नदी को तमसा कहते हैं। हालांकि पुराणों और महाभारत में भी टोंस नदी को तमसा के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, तमसा नदी कुछ दूरी तक तमसा नदी कहते हैं और उसके बाद टोंस नदी कहते हैं। ठीक है, और इस टोंस नदी में आपने पढ़ा होगा एक किशाऊ बांध है, किशाऊ या इसको हम कह सकते हैं किशो, किशो बांध। ठीक है, ये भी प्रमुख है कि तो कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना है। ठीक है, तो टोंस नदी पे किसाऊ बांध बना है। ठीक, और आप यमुना नदी पर, ठीक है, जो यमुना नदी है, यमुना नदी पर लखवाड़, लखवाड़ डैम बना है, लखवाड़ बांध बना है, और टोंस नदी पर किसाऊ डैम बना है, किसाऊ बांध बना है। ठीक, अब टोंस नदी और यमुना नदी का संगम कालसी में होता है। ठीक है, कालसी जो कि जौनसार क्षेत्र वगैरह में, जो देहरादून में। ठीक, उसी के बाद ये दोनों संगम होने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते यमुना के नाम से पुकारे जाते हैं और आगे ठीक हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए। और इससे पहले देखिए, ये जो टोंस नदी है, जो टोंस नदी है 148 किलोमीटर, 148 किलोमीटर बहते हुए यमुना में मिल जाती है, और फिर उसके बाद यमुना के नाम से कालसी में मिलती है, और यमुना के नाम से आगे को बढ़ती है। और जब आगे बढ़ती है तो ठीक, जब आगे को बढ़ती है तो एक नदी और मिलती है यहां पे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आसन, आसन नदी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आसन नदी। देखने को यह भी मिलता है कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी से ही एक नहर निकली हुई है, एक नहर निकली है जिसका नाम है शक्ति नहर, जिसका नाम है शक्ति नहर। वो शक्ति नहर, ठीक है, वो शक्ति नहर भी आके ही यहां से, जैसे यमुना से एक नहर निकली है शक्ति नहर, और वो शक्ति नहर भी आसन से पहले मिल जाती है। ठीक, रामपुर मंडी है यहाँ पे, जिस जगह पे आसन नदी यमुना नदी से मिलती है उस जगह का नाम है रामपुर मंडी। और रामपुर मंडी से ठीक पहले उस पे एक शक्ति नहर मिलती है, जो नहर यमुना नदी से ही आई हुई है। ठीक है, रामपुर मंडी पे मिलती है। और देखो यहाँ पे करंटली एक फैक्ट की बात बताते हैं, जो आसन नदी है, आसन नदी को यहाँ पे इस क्षेत्र को आसन वेटलैंड, आसन वेटलैंड के तहत, ठीक है, ये आसन वेटलैंड है, और इसे रामसर साइट में, रामसर साइट में जोड़ा गया है। अब ये कहेंगे कि रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट ईरान में 1971 में, रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान पे है, और वहां पे 1971 में अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए जितने भी वेटलैंड्स हैं, वेट का मतलब होता है दलदली क्षेत्र से या फिर जहां पे पानी वगैरह रुका हुआ होता है, उस चीज को संरक्षण के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए यहाँ पे कन्वेंशन हुआ, ठीक है, समारोह हुआ यहाँ पे रामसर पे, इसलिए इसको रामसर साइट कहते हैं। तो अभी तक इंडिया में लगभग 46 ऐसे क्षेत्र हैं जो रामसर साइट पर ऐड हो चुके हैं। और जो आसन वेटलैंड्स हैं, जुलाई 2020, पिछले साल जुलाई 2020 पर ये क्या कहते हैं, रामसर वेटलैंड पर, सॉरी, रामसर साइट पर ऐड हुआ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आसन वेटलैंड्स को क्या कहते हैं, रामसर में कब ऐड किया गया? जुलाई 2020 को। और ये भारत की ओर से 38वें क्रम का साइट था जुड़ने वाला। अभी तक टोटल 46 जुड़ गए हैं, और पिछले साल 38 नंबर था इसका रामसर साइट में जोड़ने का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जब यहां
पे मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा फिर आगे बढ़ती है, फिर एक धालीपुर जगह है, धालीपुर जगह है, वहां से यमुना नदी राज्य से बाहर निकल जाती है। धालीपुर जगह से यमुना नदी राज्य से बाहर निकल जाती है और यमुना नदी का टोटल बहती है, जब यमुना नदी टोटल बहती है वो राज्य में 136 किलोमीटर बहती है, 136 किलोमीटर बहती है। और उसके बाद यमुना नदी राज्य से बाहर निकल जाती है धालीपुर से, और उसके बाद में क्या कहते हैं इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज रख दिया गया है, ठीक है, वहां पे मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। तो यहां तक समझ सकता हूं कि काफी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे देखते हैं जो रामसर साइट की बात मैंने करी, भारत की ओर से सबसे पहले जो साइट जुड़ी 1981 में, वो चिल्का झील, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। 1981 में रामसर साइट पर सबसे पहले जुड़ने वाला कौन सा क्षेत्र है या कौन सी जगह है, वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। 1981 में से जोड़ा गया। अब एक चीज और देखने को मिलता है, जो आसन नदी है, इसका मैंने उद्गम नहीं बताया, ये आसन नदी जो है आशारोड़ी जगह, जो देहरा मार्ग, आशारोड़ी देहरा मार्ग पश्चिम से निकलती है आसन नदी। और आसन नदी को ऋग्वेद में एक और नाम मिलता है आसन नदी का, जिसका नाम है अस्मानवती नदी। अस्मानवती नदी, इस आसन नदी का नाम अस्मानवती नदी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पूछा जाएगा जितना हमने इसमें पढ़ लिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स यहाँ पे समझ लिए हैं। और एक चीज और देखने को मिलता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कौन सा NH या कौन सा नेशनल हाईवे, NH कौन सा नेशनल हाईवे यमुनोत्री मंदिर को जाता है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड के जितने भी जो नेशनल हाईवेज हैं वो चेंज हो गए हैं, बेसिकली उनको NH7 से जोड़ा गया है, ठीक। और अब क्या है, पहले उत्तराखंड में NH58 जो सबसे बड़ा था, अब लेकिन अब NH7 हो गया है, NH7 हो गया है। और NH7 जो कि अब बद्रीनाथ तक जाता है, और ये सारे रोड को जोड़ता है, सारे रोड्स को जोड़ता है। और जो NH34 है, ये आगे को बढ़ती है, एक NH34 है, और यहीं से एक और रोड निकलती है NS134। इसी 134 में, NS134 में यमुनोत्री धाम जाने का मार्ग है, ठीक है। और ये उत्तरकाशी में है, ठीक, आएगा समझ में। तो अब देखते हैं कुछ सहायक नदियां, ठीक है। अब सहायक नदी की बात करते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित की सहायक नदी कौन सी। यमुना की जितनी भी सहायक नदी है, मेन जो टोन्स वह है ही है, ठीक है। टोन्स जो सबसे प्रमुख नदी है, जो इसकी सहायक नदी, जो यमुना से 2.5 गुना पानी लेके आती है। और इसके बाद, ठीक है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, बनड़ा घाट, कमल घाट और आसन नदी, ठीक है, जो हमने देखा डाक पत्थर जगह पे, जो रामपुर मंडी वहां पे मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारी नदियां हैं, बेसिकली उन सारी नदियों का नाम गाढ़ है। लास्ट में आप पहचान जाएंगे एग्जाम में कि अक्सर जिन नदियों के अधिकतर गाढ़ आएंगे, तो जाहिर सी बात है यमुना से संबंधित होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देख सकते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे दूसरे नदी तंत्र के बारे में। आज हमने यमुना नदी तंत्र के बारे में जाना, और फिर इसके बाद हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, फिर जानेंगे काली नदी तंत्र के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।